वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 25। पिछले पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर एक बार जरूर देखेगा। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली और बॉस एक जगह पे मिले और पेनी और उसके असिस्टेंट के प्लान के मुताबिक असिस्टेंट बॉस पर गन एम करके खड़ा था, लेकिन अचानक उसने अपना एम ली पर शिफ्ट किया और ट्रिगर को दबाने लगा। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि असल में जब असिस्टेंट बॉस पर एम कर रहा था ना, तो ली ने बॉस के कुर्ते पर गन का लेजर पड़ते हुए देख लिया था और उसे भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। यही नहीं, जब असिस्टेंट ट्रिगर दबाने लगा था तो उसकी आवाज ली के कानों में पकड़ गई थी, क्योंकि आपको तो पता ही है ली के कान कितने तेज है। उसके बाद ली ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और सीधे बुलेट के रास्ते में आ जाता है। गोली ली के सर के साइड से लगकर निकल जाती है और ली हो जाता है बेहोश। अब सभी घबराकर ली को कार की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट कार की ग्लास को शूट करके बॉस को खत्म करने की कोशिश करता है। पेनी कहती है बंद करो, हमारा ये अटेम्प्ट फेल हो चुका है, चलो यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर ये असिस्टेंट एक और खतरनाक ट्विस्ट रिवील करता है। कहता है मैंने एक प्लान बी भी बनाया है। मैंने उस कार के नीचे बॉम्ब सेट किया था ताकि अगर शूटिंग नाकामयाब रही तो इस रिमोट बटन को दबाकर मैं उस बॉम्ब को ब्लास्ट करवा दूंगा। लेकिन पेनी कहती है अरे कार में ली है, प्लीज मत दबाओ। पर दोस्तों असिस्टेंट नहीं मानता और बटन को प्रेस करने वाला होता है कि पेनी उसे छीन कर फेंक देती है। असिस्टेंट अब उस रिमोट को ढूंढने लगता है तो पेनी बॉस को कॉल करके बता देती है कि कार से तुरंत बाहर निकलिए, उसके अंदर बॉम्ब है। बॉस हो जाता है शॉक, लेकिन इतने में असिस्टेंट रिमोट निकाल लेता है दोस्तों। लेकिन ये क्या, पेनी उस पर गन तान कर कहती है रिमोट फेंक दो वरना शूट कर दूंगी अभी के अभी। पर दोस्तों असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं हम दोनों की भलाई के लिए तो ये कर रहा हूँ। एंड वो बटन दबा देता है, कार हो जाती है ब्लास्ट। इधर पेनी उसे शूट कर देती है और वो भी मर जाता है दोस्तों। लेकिन फिर पता चलता है कि जैसे पेनी ने बॉस को कॉल किया था तो वो सब उस कार से निकलकर दूसरी कार के पीछे आ गए थे और जिंदा बच गए। चलो बढ़िया हुआ। पेनी बॉस को कॉल करके कहती है कि सुनिए, मैंने अपने असिस्टेंट को मार डाला, उसने कार के नीचे बॉम्ब लगाया था और उसने आप पर शूट करने की कोशिश की थी और ली को गोली उसी की वजह से लगी। बॉस को भी शॉक पे शॉक लगता है। वो ली को कार में लेकर जा ही रहे होते हैं और बॉस शहर के बेस्ट डॉक्टर को कॉल करके अपने घर आने को कहता है। वो अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम मीडिया में ये खबर फैला दो कि ली मर चुका है और ली के कद वाले किसी दूसरे की लाश का इंतजाम करो और हमें सबको विश्वास दिलाना होगा कि ली मर चुका है। मैंने जेराल्ड पर बहुत विश्वास किया, लेकिन वो भी गद्दार निकला और जेजे के साथ मिलकर उसने मुझे धोखा दिया है। ध्यान रहे उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि ली जिंदा है। दोस्तों अब वो बॉस के घर पहुंचते हैं, जहां एक डॉक्टर ली का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और क्योंकि गोली सर के साइड पर लगकर निकली थी तो ली जिंदा बच गया। बॉस कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा असिस्टेंट ऐसा कर सकता है। पेनी कहती है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, शायद वो भी उस ब्लूप्रिंट के लिए ये सब कुछ कर रहा था। इतने में दोस्तों डॉक्टर आकर कह देता है कि ली जिंदा जरूर है, लेकिन वो कोमा में चला गया। वो कब होश में आएगा ये फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बॉस दोस्तों फिर से शॉक हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं जिना और जॉन को। वो टीवी में न्यूज देखते हैं कि ली और रोशी जिस कार में जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है और दोनों जलकर मर गए। जिना की तो हालत खराब हो जाती है सुनकर, लेकिन ये खबर देखकर जेजे बहुत खुश होता है। वो जेराल्ड से पूछता है क्या ये सच है। वो भी कहता है कि हाँ दोनों मर चुके हैं। पर बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जब तक हम ली की लाश को देख नहीं लेते हमें किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जेजे पेनी को कॉल करके पूछता है क्या सच में ली मर चुका है, तुमने उसकी लाश को देखा है क्या। वो भी झूठ बोल देती है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश को देखा है। जेजे दोस्तों अपनी बत्ती सी दिखाकर हंसता है कि बस अब मुझे ली के बुरे सपने नहीं आएंगे कि वो मुझे मार रहा है। वो मर चुका है और मैं जीत गया। दूसरी ओर दोस्तों जिना हर हॉस्पिटल में जाकर अनआइडेंटिफाइड पेशेंट्स को देखने लगती है, क्योंकि उसे अब भी यकीन है कि ली मरा नहीं। सच्चा प्यार है दोस्तों। अब एंड्रयू उससे मिलने आता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि ली जिंदा नहीं है। उसकी तलाश करने से असलियत बदल नहीं जाएगी। वो बहुत ही इमोशनल होकर दोस्तों रोने लगती है और एंड्रयू के कंधे पर सर रख लेती है। ये सारी चीजें जेजे दूर से देखकर बड़ा खुश होता है, लेकिन एंड्रयू पर उससे गुस्सा भी है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा और गलत रास्ते पे जा रहा है। अब आ जाइए नाथन की तरफ। नाथन दोस्तों मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में सबको पनिशमेंट दे रहा होता है और बिना वजह सब पर चिल्लाता रहता है। तब चेयरमैन मोजो से कहता है कि मैंने सोचा मैनेजमेंट में जाकर नाथन सुधर जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर भी अपने निकम्मेपन का प्रदर्शन कर रहा है। उसे एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम उसे डांटो, उसे मारो या उसकी कुटाई करो, मैं नहीं जानता, लेकिन उससे मेहनत करवाओ और इस कंपनी का एक अच्छा एम्प्लॉय बनाकर मेरे सामने लेकर आओ उसे। मोजो भी मान जाता है दोस्तों और सीधे नाथन से कहता है तुम्हें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से भी निकाल दिया गया है और तुम यहाँ के हेड नहीं हो बल्कि एक मामूली कर्मचारी हो। कहकर दोस्तों वो नाथन को स्टोर रूम में लेकर जाता है
अब नाथन को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसे कैसे भी करके अपने पापा के आगे खुद को प्रूव जो करना है। मोजो कहता है तुम्हें इस जगह की सफाई करनी है, सुना तुमने, सफाई, ठीक है। दोस्तों क्या करें, अंदर से तो नाथन को मोजो से इतनी चिढ़न होती है, लेकिन फिर भी उसका बताया हुआ हर काम उसको करना ही पड़ता है। दूसरी ओर फ्रेडी ने उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करके वैक्सीन फॉर्मूले का इक्वेशन रेडी कर लिया है। इसलिए दोस्तों जेजे वहां पर आता है और बड़ा खुश होता है कि चलो सारा काम बहुत बढ़िया हो रहा है। एंडी उस ब्लूप्रिंट को देखकर पूछता है क्या आपने नई कंपनी शुरू कर दी है। जेजे कहता है कि हाँ, और उसी के नाम पर मैं इस वैक्सीन का पेटेंट ले लूंगा। तो उसमें आप मुझे पार्टनर के तौर पर कब साइन करने जा रहे हैं। जेजे कहता है कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारी कंपनी के अगले शेयर होल्डर्स मीटिंग में मैं इसकी अनाउंसमेंट जरूर करूंगा। दोस्तों यहाँ पर एंडी उसकी बात का यकीन करके चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जेजे अपने आप से कह लेता है कि बेटा तुमने मेरा विरोध करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, तुम क्या सोचते हो हैं। दूसरी ओर दोस्तों नाथन खूब सफाई करता है और मोजो आराम से बैठकर सो रहा होता है। अब नाथन की तो हालत खराब हो जाती है, वो चिढ़कर उसके पास जाकर उसको डांटने ही वाला होता है कि तभी वो आंख खोलकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नाथन भी कहता है कि चेयर गंदा था ना, उसको साफ करने आया था। इसके बाद मोजो शेल्फ को चेक करता है जहां अभी भी धूल जमा है, तो वो नाथन से फिर वहां सफाई करवाता है। नाथन के गुस्से का ठिकाना नहीं होता और सफाई करते हुए वो सोच लेता है कि मेरा भी टाइम आएगा मोजो, तब देख लूंगा तुम्हें। इसी बीच दोस्तों उसको जेजे का कॉल आता है। अब नाथन खुश हो जाता है कि वो मुझे ब्लूप्रिंट देने के लिए बुला रहा होगा, तो वो जेजे से मिलने चला जाता है। वहाँ जेजे उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिससे जेजे की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एंड्रयू की बजाय नाथन उसका पार्टनर होगा। दोस्तों देख रहे हो उसकी चाल। नाथन तो सोचता है कि ये सारी चीजें नेल के कहने पर हो रहा है, पर जेजे कहता है देखो मुझे तुमसे सख्त नफरत है, सच कह दूं तो, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए शेयर होल्डर्स मीटिंग में मैं तुम्हें अपना पार्टनर अनाउंस करूंगा, तुम तैयार रहना। नाथन भी खुशी के मारे अपनी माँ को ये खुशखबरी देता है। एंड दोस्तों यहाँ एंड्रयू चेयरमैन से कहता है कि जेजे को वो ब्लूप्रिंट मिल गया है और वो अपनी नई कंपनी के नाम पर उस वैक्सीन का पेटेंट लेने वाला है और उसने मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने का वादा किया है। ये सुनकर दोस्तों सभी शॉक हो जाते हैं। एंड्रयू कहता है आप ये मत सोचिए कि जेजे ने हमारे साथ क्या किया, ये बिजनेस है और बिजनेस में हमें अपने फायदे की सोचनी चाहिए। अगर मैं उसका पार्टनर बन गया तो डोडो ग्रुप को और आगे लेकर जा सकता हूँ, तो इसमें हर्जी क्या है। चेयरमैन पूछता है एक बात बताओ, तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें अपना पार्टनर बनाएगा भी। एंड्रयू कहता है कैसी बात कर रहे हैं, हाँ पक्का यकीन है मुझे। चेयरमैन भी थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, तुम सोच समझ कर इतना कुछ कर रहे हो तो अच्छी बात है। अब दोस्तों मोजो से पूछता है जरा पता लगाओ मेरा पहला सुपुत्र क्या कर रहा है, यानी दोस्तों नाथन। मोजो कहता है मैंने उसको डिमोट कर दिया है और अब वो एक कर्मचारी है, सिर्फ कर्मचारी। चेयरमैन थोड़ा शॉक होकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मोजो कहता है कि सर अब आप क्या कह रहे हैं, आपने तो कहा था उसके साथ जो करो करो और मैंने कई बार आपसे कंफर्म भी तो किया था। हाँ चेयरमैन कहता है हाँ अभी याद आया मुझे, न जाने क्यों मैं हर चीज को आजकल भूलने लगा हूँ, एक काम करो तुम उससे अच्छे से मेहनत करवाओ। दोस्तों ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ मोजो थोड़ा शॉक सा हो जाता है कि चेयरमैन आजकल इतनी जल्दी बातें कैसे भूल रहे हैं, उन्होंने खुद नाथन से मेहनत करवाने को मुझे कहा था और पता नहीं क्या हो गया उनको। अगले दिन की बात है, शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है जहाँ नेल भी आता है। तो चेयरमैन पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ नेल तुम्हारा। तब चेयरमैन की वाइफ कहती है मैंने अपने शेयर्स अपने भाई नेल को दे दिए हैं। ओहो अच्छा, तो अब भाई बहन एक टीम हो गए हैं, देखता हूँ ये कब तक चलता है, कहकर दोस्तों चेयरमैन अंदर चला जाता है। चेयरमैन फिर से एंड्रयू से पूछता है कि जेजे तुम्हें ही अपना पार्टनर बनाएगा ना, कहीं किसी और को तो नहीं बनाएगा। एंड्रयू कहता है कि फिक्र मत कीजिए पापा, वो मुझे पार्टनर बनाएगा। तो यहाँ चेयरमैन अनाउंस करता है कि हम एक नई कंपनी के साथ टाई अप करने जा रहे हैं जिनके साथ हम आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। एंड उसके बाद आता है जेजे, वो अनाउंस करता है कि आखिर वैक्सीन का फॉर्मूला हमें पता चल गया है और मेरी नई कंपनी उसे बनाएगी। उसके लिए मैं डोडो ग्रुप के एक ऐसे इंसान के साथ टाई अप करना चाहता हूँ जिसने मेरी बड़ी मदद की है और वो पार्टनर है नाथन। बस दोस्तों ये सुनकर एंड्रयू को लगता है धक्का कि मेहनत मैंने की और जेजे ने पार्टनर नाथन को बना दिया। नाथन तो बड़ा खुश होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही जाता है, लेकिन तभी चेयरमैन बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ नाथन तो एंड्रयू को इंसल्ट करने लगता है और तब चेयरमैन की वाइफ आ जाती है। वो अपने हिस्से का एंड्रयू को सुनाती है और अपने गार्ड से कहती है कि अब यहाँ सारे फैसले मैं लूंगी, आखिर मैं चेयरमैन की वाइफ जो हूँ, तुम लोग उस मनुष्य के बेटे को यहाँ से बाहर निकाल दो। दोस्तों ये लोग एंड्रयू को धक्के मार कर बाहर कर देते हैं। एंड्रयू अकेला बैठा ड्रिंक करता है और अपने पापा के साथ बिताए हुए वक्त को याद करता है। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ ऑफिस जाती है और लगता है उसे भी पावर का लालच आ गया है और वो इस कंपनी को अपने हाथ में कैसे भी करके लेना चाहती है। अपना बड़ा सा पोस्टर देखकर वो बड़ी खुश होती है। ऑफिस में सब उसके आगे सर झुकाते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तब वो नाथन से कहती है देख रहे हो बेटा, जितनी जल्दी हो सके हमें इस कंपनी को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेना चाहिए, तब तक तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब दोस्तों नाथन को मोजो से चिढ़ थी, ये तो आपको पता है, क्योंकि मोजो ने उसे कर्मचारी बनाकर कितना काम करवाया हमने देखा।
इसीलिए अगली मीटिंग में वो मोजो पर कंपनी के पैसे ऐंठने का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल देता है। एंड प्रूफ के तौर पर वो कुछ नकली कागज भी दिखाता है, लेकिन मोजो कहता है ये तो फर्जी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर दोस्तों वो कहाँ मानने वाला था नाथन, वो मोजो को काम से निकाल देता है। मोजो बेचारी की आंखें भर आती हैं क्योंकि उसने इस कंपनी के लिए कई साल काम किया था, वो इस कंपनी को अपना घर मानता था, लेकिन आज उसे यहाँ से निकाल दिया गया। एंड अब वो भी नाथन से बदला लेने की ठान लेता है। दूसरी ओर बॉस को दिखाते हैं, वो ली को चाइना ले जाकर कोई ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन ली को होश नहीं आता। रोशी उसकी बड़ी देखभाल करती है। बॉस बहुत परेशान भी है क्योंकि वो ली को अपना वारिस मानने लगा था। अब यहाँ एंड्रयू को दिखाते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है, तो जेजे उससे बात करने आता है। जेजे कहता है कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना कि मैंने तुम्हारी बजाय नाथन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन क्या करो, तुम मेरे रास्ते पर चलने के बजाय उस लड़की की मदद करने पे तुले हुए हो। और बिजनेस में ऐसे इमोशन का कोई काम नहीं होता, सच बताऊं तो इसमें सिर्फ पैसे और पावर देखी जाती है। अब भी अगर तुम उस लड़की का ख्याल छोड़कर मेरे साथ आओगे तो मैं आराम से तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ। पर दोस्तों एंड्रयू साफ कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जेजे आगे कहता है सुनो, 1 साल में नाथन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, पर तुम्हें जीना को छोड़ना होगा। एंड्रयू सोच में पड़ जाता है और यहाँ से सीधा कट करके दिखाते हैं कि वो जाता है जिना से मिलने के लिए। जिना सड़क पर नोटिस बांट रही होती है जिसमें ली की फोटो है। वो कहती है अगर इसे कहीं भी आप देखें तो इस नंबर पर इन्फॉर्म कीजिएगा। वो तो आस लगाई बैठी है कि ली मरा नहीं है, वो जरूर लौट कर आएगा। अब एंड्रयू उससे बात करना चाहता है पर वो कहती है मैंने कितनी बार कहा कि मेरे रास्ते में मत आओ। एंड्रयू थोड़ा स्माइल करके कहता है कि यही मैं कहने आया था, आइंदा तुम मेरे रास्ते में कभी मत आना और ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। दोस्तों ये कहकर वो चला जाता है। यानी लगता है इसने जेजे का प्रपोजल एक्सेप्ट करने की सोच ली है। चलिए देखते हैं। तो वहाँ जेजे एंड्रयू के कॉल का इंतजार कर रहा होता है। बॉडीगार्ड पूछता है क्या आपको अब भी उस पर भरोसा है? जेजे कहता है क्या करूं, नाथन एक जहरीला सांप है, पता नहीं कब मुझे काट डालेगा। उससे बेहतर तो एंड्रयू है जिसे मैं कम से कम कंट्रोल तो कर ही सकता हूँ। बस दोस्तों इतने में एंड्रयू कॉल कर देता है और दोनों एक जगह पर मिलते हैं। एंड्रयू कहता है तो ठीक है, अगले साल जब नाथन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, है ना? जेजे कहता है हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ये बताइए मेरे साथ कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? जेजे कहता है कि 3 साल का होगा और उन 3 सालों में तुम वापस कंपनी के वाइस चेयरमैन बन जाओगे। लेकिन दोस्तों अब एंड्रयू कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे 3 साल नहीं, मुझे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं वापस यूएस चला जाऊंगा। अब यहाँ दिखाते हैं तो कई दिन के बाद भी ली कोमा से नहीं निकला। एंड इसी बीच यहाँ जीना जेजे से बदला लेने के लिए लॉ बुक्स पढ़ती है और जॉन उसकी मदद करता है। दूसरी ओर रोशी बॉस से पूछती है कि अगर ली होश में आ गया तो क्या आप उसे अपना राइट हैंड बना लेंगे? वो कहता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझे राइट हैंड मैन की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ली को इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बना दूंगा। सुनकर रोशी शॉक हो जाती है। चलिए यहाँ से 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं कि एंड्रयू कहीं जाने के लिए बढ़िया तैयार हो रहा होता है। उसका असिस्टेंट आकर कहता है चलिए मिस्टर सीईओ, लगता है ये डोडो ग्रुप का नया सीईओ बन गया है। वो मीटिंग में कंपनी की तरक्की के लिए कई प्लान्स अनाउंस कर रहा होता है। दूसरी ओर जिना ने लॉ स्टडी कर लिया है और उसने जॉन के साथ मिलकर एक छोटा ऑफिस खोल लिया होता है। जिना सोचती है कि अगर ली होता ना तो ये सब कुछ देखकर कितना खुश होता। लेकिन दोस्तों अब पता चलता है कि ली तो अब भी कोमा में है और रोशी उसका बढ़िया तरीके से ख्याल रख रही होती है। वो उसका चेहरा साफ करके उठने वाली होती है। अचानक ली की आवाज आती है पर्दे बंद कर दो, मेरी आंखों पे रोशनी पड़ रही है। रोशी एकदम से शॉक होकर मुड़ती है तो ली धीरे से अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पर होता है पार्ट 25 का दी एंड। शायद आगे हम देखेंगे कि ली की वापसी, उसका रिवेंज, 1 साल में एंड्रयू सीईओ कैसे बना और जेजे का क्या हुआ। इंतजार कीजिए दोस्तों ये देखने के लिए, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।